नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। नेपोटिज्म शब्द का जब भी नाम आता है तो सबसे पहले फिल्म इंडस्ट्री दिमाग में आती है। सब कहते हैं कि फिल्मी परिवार के लोग अपने ही बेटे बेटियों को हीरो हीरोइन बना देते हैं, मगर सोचिए, यश चोपड़ा जैसे बड़े निर्देशक जिन्होंने अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के कैरियर बनाए, वो अपने बेटे उदय चोपड़ा को स्टार नहीं बना पाए। अभिषेक बच्चन ने बहुत फिल्मों में काम किया, मगर अपने पिताजी के मुकाम के आसपास भी नहीं आ पाए। मतलब यह है कि फिल्म वालों के बच्चे पहली फिल्म तो पा सकते हैं, मगर स्टार तभी बनेंगे जब टैलेंट होगा और जनता पसंद करेगी। इसी तरह खेल का मैदान है। सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर भारत के महानतम बल्लेबाज हैं, मगर सुनील के बेटे रोहन गावस्कर नहीं चल पाए। उसी तरह अर्जुन तेंदुलकर भी अभी तक कोई छाप नहीं छोड़ पाए। खेल में तो साफ है, आप किसी के भी बेटे हों, खुद कुछ करके दिखाएंगे तभी अपनी जगह बना सकते हो। नेताओं पर भी लोग उंगली उठाती हैं कि अपने परिवार में ही सत्ता रखते हैं, लेकिन एक नेता अपने बेटे को टिकट दे सकता है, कुर्सी की गारंटी नहीं। उसके लिए चुनाव का इम्तिहान पास करना ही पड़ेगा। यानी हर जगह पहला मौका बाप दिला देगा, लेकिन आगे बढ़ोगे या नहीं ये आपका हुनर बताएगा। मगर एक ऐसी भी जगह है जहां सिर्फ और सिर्फ नेपोटिज्म से आदमी सफल हो जाता है। ना वहां फिल्मों की तरह उसको अच्छी कला दिखाने की जरूरत है, ना खेलों की तरह टैलेंट दिखाने की, ना ही राजनीति की तरह चुनाव लड़ने की और परेशान होकर मेहनत करने की। बस बाप, चाचा, दादा का नाम है तो सिक्का चमक जाएगा और कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। किसी की हिम्मत नहीं है, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि कब बंदा टॉप पर पहुंच गया। ये जगह है न्यायपालिका, यानी हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहिबान। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यायपालिका के मोदी जी की, जिन्हें मोदी जी की तरह हमेशा लाइमलाइट पे रहने की भूख रही हो। वो हैं जस्टिस चंद्रचूड़, जो कुछ महीने पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से रिटायर हुए हैं। इनके पिताजी जस्टिस यशवंत चंद्रचूड़ भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, बाप भी और बेटा भी। और सिर्फ कुछ महीनों के लिए नहीं, पूरे 7 साल के लिए न्यायपालिका की सबसे बड़ी गद्दी पर वो विराजमान रहे। आप कह सकते हैं कि जब एक फौजी अफसर का बेटा फौजी बनकर देश की सेवा करता है तो किसी को तकलीफ नहीं होती। एक जज का बेटा अगर देश सेवा के लिए जज बन गया तो क्या तकलीफ है? तकलीफ ये है कि फौजी अफसर का बेटा कंपटीशन एग्जाम देकर, उसके बाद फिजिकल एग्जाम और इंटरव्यू देकर, फिर ट्रेनिंग करने के बाद खुद फौजी अफसर बनता है, मगर जस्टिस चंद्रचूड़ ने जज बनने के लिए कौन सा एग्जाम दिया? कोई नहीं। देंगे भी कैसे? कोई एग्जाम है ही नहीं। चंद्रचूड़ जी और बाकी जजों पर आने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि हमारे देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए नियम क्या है। संविधान के अनुच्छेद 124 में लिखा है कि देश के राष्ट्रपति किसी भी ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त कर सकते हैं जो या तो 5 साल हाई कोर्ट का जज रहा हो, या 10 साल हाई कोर्ट में वकील रहा हो, या फिर कानून का ज्ञाता हो किसी प्रोफेसर की तरह। ऐसी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की राय लेना भी जरूरी है। उसी तरह अनुच्छेद 217 के हिसाब से हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति के हाथों में है। कोई व्यक्ति जो 10 साल से निचली अदालत में जज हो या फिर 10 सालों से हाई कोर्ट का वकील हो, उसे हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति से समझिए देश की सरकार, क्योंकि हमारे देश के कानून के हिसाब से राष्ट्रपति को सरकार की बात मानना जरूरी होता है। अब अगर संविधान के हिसाब से सरकार के हाथ में जज बनाना है तो फिर भाई भतीजा बात कैसे हुआ, आइए समझते हैं। 1950 से लेकर 1993 तक, यानी संविधान बनने के बाद 43 साल तक देश की सरकारें ही जज बनाती रहीं। बीच बीच में सवाल उठते रहे कि सरकार तो अपने खास लोगों को जज बनाती है, लगाती है, और इस तरह तो न्यायपालिका आजाद है ही नहीं, जो कि संविधान के हिसाब से होनी चाहिए। सवाल जायज था, लेकिन समाधान बहुत खतरनाक निकाला गया। 1993 में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत सरकार नाम का केस सुप्रीम कोर्ट में आया, जहां यह सवाल उठा कि न्यायपालिका की भर्ती में राजनीति का दखल कैसे खत्म हो।
सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने मिलकर फैसला सुनाया कि संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति को जो चीफ जस्टिस से सलाह लेनी है वो सलाह नहीं, सहमति है। यानी राष्ट्रपति के पास ये अधिकार नहीं है कि वो चीफ जस्टिस की सलाह ना माने। और फिर यहां से जन्म हुआ कॉलेजियम सिस्टम और भाई भतीजेवाद का। जज साहिबान ने यहां उल्टी गंगा बहा दी। बजाय इसके कि राष्ट्रपति के रूप में सरकार किसी आदमी चुने जाने और चीफ जस्टिस उस नाम पर अपनी सलाह दें, कॉलेजियम सिस्टम ने शुरू किया कि चीफ जस्टिस और उसके बाद के 4 सबसे सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज मिलकर जजों का चुनाव करेंगे और वो नाम सरकार को देंगे। और इन नामों को सरकार बिना किसी खास वजह के लटकाए नहीं रख सकती। यानी सवाल यह था कि न्यायपालिका को राजनीति से कैसे बचाया जाए, लेकिन समाधान में न्यायपालिका के अंदर ही राजनीति आ गई। क्योंकि पिछले 32 सालों से कुछ सवालों के जवाब नदारद हैं। जैसे कॉलेजियम के जज मिलकर जब किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बनाते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या नियम है, ये आज तक किसी को नहीं पता। अगर किसी एक को जज बनाया गया और किसी दूसरे को जज नहीं बनाया गया तो इसके क्या कारण थे, ये कभी सार्वजनिक नहीं किया जाता। और तो और जजों की नियुक्ति के लिए किसी भी तरह का कोई नोटिस या विज्ञापन भी नहीं दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट के 5 सबसे सीनियर जज अपनी मर्जी से किसी भी योग्य वकील को जज बनाने का न्योता देते हैं। जी हाँ, अंग्रेजी में सच में यही शब्द है, इनवाइटिंग टू द बेंच। और ऐसे हालात में योग्यता कैसे निर्धारित होती है ये आप और मैं जानते ही हैं, फिर भी उदाहरण से समझते हैं। और इसके लिए लौटते हैं वापस जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ पर। चंद्रचूड़ ने प्रतिष्ठित संत स्टीफेंस कॉलेज और फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। उसके बाद अमेरिका के जाने माने हार्वर्ड लॉ स्कूल से वकालत में डॉक्टरेट भी किया। मतलब काफ़ी पढ़े लिखे हैं, विद्वान भी हैं। मगर हमारे देश में विद्वान वकील तो बहुत हैं, लेकिन वो सब केवल 38 साल की उम्र में सीनियर एडवोकेट नहीं बन जाते, जिस तरह से चंद्रचूड़ जी बन गए। और फिर 1998 के उसी साल में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी बना दिए गए। इस समय तक वकालत की प्रैक्टिस करते हुए उन्हें 10-12 साल हुए थे। आमतौर पर 25 से 30 साल की प्रैक्टिस के बाद किसी वकील को सीनियर एडवोकेट की उपाधि मिलती है और बाल पक जाने पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का पद मिलता है। मगर चंद्रचूड़ जी यहाँ भी नहीं रुके। केवल 2 साल बाद सन 2000 में जब वो 41 साल के भी नहीं हुए तो हाई कोर्ट के जज बना दिए गए। ये भी मान लिया जाता अगर जस्टिस चंद्रचूड़ अपवाद होते, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट में 33 जज हैं, जिनमें से 10 जज ऐसे हैं जिनके पिताजी या रिश्तेदार जज रह चुके हैं। सबसे पहले अभी के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बात करते हैं। इनके अंकल थे जस्टिस HR खन्ना, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। और इनके पिताजी जस्टिस DR खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। आगे बढ़ते हैं, महिला जज हैं जस्टिस BB नागरत्ना। ये आने वाले समय में देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बनने वाली हैं। कमाल की बात लेकिन ये नहीं है, कमाल ये है कि इनके पिता जस्टिस ES वेंकटरमैया भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं। सोचिए, देश में आज तक केवल 51 चीफ जस्टिस बने हैं और फिर भी 150 करोड़ की आबादी वाले इस देश में पिता पुत्र और पिता पुत्री की जोड़ियां इस सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ रही हैं। अब यहाँ आप जैसी भोली जनता एक और सवाल पूछ सकती है, वो ये कि इन सब जजों के पिता तो रिटायर हो गए हैं, तो जब इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया तब तक वो रिटायर हो चुके थे, तो वो इनकी मदद कैसे कर सकते हैं। यहाँ खेल आता है पीढ़ियों की परंपरा का। यानी तुम मुझे आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हारे बेटे को आगे बढ़ाऊंगा। जैसे मैंने पहले कहा, जस्टिस चंद्रचूड़ की प्रतिभा पर हमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या यह सिर्फ संयोग हो सकता है कि जब इन्हें जज चुना गया तो सन 2000 में जस्टिस BN कृपाल सुप्रीम कोर्ट के जज थे और जब 1979 में जस्टिस BN कृपाल दिल्ली हाई कोर्ट के जज बने थे। उस वक्त चंद्रचूड़ के पिता यशवंत चंद्रचूड़ देश के चीफ जस्टिस थे और 2023 में जस्टिस कृपाल के बेटे एडवोकेट सौरभ कृपाल का नाम जस्टिस चंद्रचूड़ ने सरकार को दिया कि इन्हें जज बनाया जाए। रॉ एजेंसी के ऑब्जेक्शन को भी जस्टिस चंद्रचूड़ ने खारिज कर दिया। मगर एडवोकेट सौरभ कृपाल खुले तौर पर खुद को समलैंगिक बताते हैं। शायद ये वजह रही कि सरकार भी अड़ गई और इनके नाम पर मोहर नहीं लगाई। लेकिन 1979 और फिर 2000, उसके बाद 2023 तक एक दूसरे की पीढ़ियों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है।
अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में जिन जस्टिस यशवंत वर्मा के घर करोड़ों रुपए जले हुए मिले, उनके पिताजी भी जज रह चुके हैं। और अगर वर्मा जी के यहाँ ये गड़बड़ ना होती तो ये भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान 10 जजों के पिताजी या रिश्तेदार तो जज रह ही चुके हैं। 10 ऐसे भी हैं जिनके पिताजी फेमस वकील रह चुके हैं। यानी 60% से ज्यादा मामलों में खानदान का नाम ही चल रहा है। तो क्या आम आदमी के लिए जज बनने का रास्ता नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन निचले स्तर पर। जिला अदालत के जज बहुत मुश्किल एग्जाम देकर बनते हैं और ज्यादातर वहीं रिटायर हो जाते हैं। पूरे देश में फिलहाल 687 परमानेंट हाई कोर्ट जज हैं। इनमें से 102 के पिताजी जज रह चुके हैं और 117 ऐसे हैं जो दूसरी या तीसरी पीढ़ी के वकील हैं। यानी हर तीसरा जज खानदान के नाम को आगे बढ़ा रहा है। देश के अलग अलग हाई कोर्ट में आधे से भी कम जज प्रमोशन पाकर निचली अदालतों से आते हैं और सुप्रीम कोर्ट जज की कुर्सी तक तो कोई बिरला ही पहुंच पाता है, क्योंकि यहाँ सीनियरिटी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कोई निचली अदालत का जज बड़ी मेहनत से हाई कोर्ट पहुंचे, वहां कई साल काम भी करे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट जाने का नंबर आए तो उससे जूनियर जज को यह मौका दे दिया जाए। 2019 में जब वर्तमान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे, तब देश भर के हाई कोर्ट जजों की सीनियरिटी लिस्ट में वो 33वें नंबर पर थे। यानी अपने से सीनियर 32 जजों के ऊपर उनको चुन लिया गया। क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जज चुने जाने की कोई प्रक्रिया नहीं है, ना कोई लिखित नियम है। 2014 में मोदी सरकार ने कानून में संशोधन करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की शुरुआत करनी चाहिए। इसके हिसाब से सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज ही जजों की नियुक्ति नहीं करेंगे, एक कमीशन बनेगा जिसमें 6 लोग होंगे। देश के चीफ जस्टिस, 2 सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज, कानून मंत्री और 2 प्रभावी लोग। इन 2 प्रभावी लोगों को चुनेंगे चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता। लेकिन बड़ा लोचा यह है कि नरेंद्र मोदी के चयन का काम कौन करेगा, ये हम सब जानते हैं। विश्वविद्यालय गवाह हैं जहां संघ के लोगों की भूमिका साफ नजर आती है। उन्हें चुन चुन के नियुक्त किया गया। यानी मोदी जी की मंशा भी यही थी कि न्यायपालिका में उनके करीबी लोग ही बैठे, हालांकि उनके करीबी तो दिखते भी हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी के इस सिस्टम को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का तर्क ये था कि कानून मंत्री को वीटो पावर नहीं दी जा सकती, इससे राजनीति का दखल बढ़ेगा। कुछ मामलों में ये सही बात भी है। मैं तो हमेशा कह रहा हूं कि लॉजिक ठीक है, मगर समाधान क्या है किसी को नहीं पता। सरकार ऐसा कानून बनाना चाहती है कि उसके लोग जज बने। जज साहब ऐसा कानून चला रहे हैं जहां उनके रिश्तेदार जज बने। कुछ दिन पहले सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बार यानी वकीलों की एसोसिएशन की सलाह लेना चाहिए। मतलब साफ है, कुल मिलाकर हर कोई ताकत अपने हाथ में चाहता है, असली समाधान कोई नहीं चाहता। जजों ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत बचाने के लिए कुछ दिन पहले यह फैसला लिया है कि सारे जज अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे। लेकिन ये काफी नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि संपत्ति 1 नंबर और 2 नंबर की होती है, किसी और के नाम होती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भाई भतीजा बात कैसे खत्म हो, ये कोई नहीं बता रहा। चलिए हम बताते हैं। हमारे देश का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम सिविल सर्विसेज का है। एग्जाम लेने वाली संस्था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसलिए इस एग्जाम को यूपीएससी भी कहा जाता है। अच्छी रैंक से सेलेक्ट होने वाला नौजवान आईएएस अफसर बनता है। यह अफसर एसडीएम के पद से शुरू करता है, फिर कलेक्टर और कमिश्नर के पद पर प्रमोशन होते हुए आगे बढ़ता है और अगर होनहार है तो आखिर में जाकर देश का कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाता है, जो देश का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट पद होता है। तो अगर एक नौजवान आईएएस अफसर जिले से शुरू करके देश की बागडोर संभालने तक जा सकता है तो वो जज क्यों नहीं बन सकता। इसी तर्ज पर जुडिशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बने। देश भर से ऐसे वकीलों को पेपर देने का मौका दिया जाए जिन्होंने कम से कम 7 साल वकालत में बिताई हों और कम से कम 100 अलग अलग मामलों में कोर्ट में दलीलें दी हों। फिर ऐसे कर्मठ वकीलों का सिविल सर्विस एग्जाम की तरह मुश्किल से मुश्किल एग्जाम हो, अब मगर कोई इंटरव्यू ना हो, क्योंकि वहां फिर भाई भतीजावाद चलने के चांस है। इसी तरह 30 से 35 साल की उम्र के बीच में निचली अदालत से कोई व्यक्ति जज की कुर्सी संभाले, उस उम्र तक आते आते और 7 साल वकालत में बिताने के बाद जब कोई जज बनेगा तो मैच्योर ही होगा, कुर्सी का ज्यादा घमंड नहीं करेगा। ऐसे जज को हर 5 साल में प्रमोशन दी जाए, लेकिन प्रमोशन के नियम लिखित में हो और बहुत सख्त हो। मसलन हर साल उसे कम से कम 100 जजमेंट देने होंगे,
कुछ ऐसी ट्रेनिंग और कोर्स करने होंगे जो उसके काम को बेहतर बनाए। जैसे फौज में स्टाफ कॉलेज कोर्स होता है जो सिर्फ कुछ चुने हुए बेहतरीन अफसर ही कर पाते हैं और यही अफसर आगे चलकर जनरल और एडमिरल जैसे पदों पर पहुंचते हैं। उसी तरह निचली अदालत का जज 20 साल बेहतरीन काम करने के बाद और अगर सभी मानकों पर खरा उतरे तो 50 साल की उम्र में हाई कोर्ट का जज बने। नियुक्ति संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति करे, लेकिन सिर्फ उनकी नियुक्ति कर सके जो लिखित नियमों को पूरा कर पाए। उसी तरह 10 साल हाई कोर्ट में काम करके केवल वो जज सुप्रीम कोर्ट तक जा सके जिन्होंने 10 साल में कम से कम 1000 जजमेंट दिए हों, साथ ही कानून पर कोई रिसर्च पेपर या किताब लिखी हो, कभी भी किसी भी मंच पर अपनी निजी धार्मिक आस्था ना दिखाई हो, हमेशा जाति धर्म और समुदाय से परे होकर निर्णय लिए हों और जब ये जज रिटायर हो तो कम से कम 5 साल तक सरकार से किसी भी तरह का कोई पद ना ले सके। राज्यसभा की टिकट या गवर्नर के पद की लालसा जज को ईमानदारी से दूर ले जाती है। गगोई इसका उदाहरण है। ये बंद होना चाहिए। जज की कुर्सी से भाई भतीजावाद मिटाने का मेरा ये सुझाव आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अपने आसपास इस मुद्दे पर चर्चा करें, दोस्तों को वीडियो भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। शुक्रिया।